सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे होगी। तो इस अध्याय में बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है व्यावहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति, यानी हमारी डेली लाइफ में निर्देशांक ज्यामिति कहाँ कहाँ पे लग सकती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक पद्धति और इसके बाद हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि आपको इसके निर्देशांक दिए हुए हों। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं व्यवहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति और एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 का हल, और इसी के साथ हम लोग बात करेंगे निर्देशांक पद्धति के बारे में और दूसरा है हमारा चतुर्थांश। ये सारी चीजें आज हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बेटा छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और आसान भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो बेटा, जब हम मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड के यहाँ पर जा रहे हो। अब आपको उसके घर का एड्रेस नहीं पता, हो सकता है कि मान लीजिए बर्थडे पार्टी है और वो आपको अपने घर पर इन्वाइट करता है। अब आप अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हो और जाकर बोलते हो कि भैया मेरे को एड्रेस तो बता दो, कैसे कैसे आना है। तो आपने उसको बताना शुरू करा कि भाई एक काम करना, सबसे पहले तुम क्या करना, सबसे पहले तुम गांधीनगर में आ जाना। सबसे पहले तुम कहाँ आ जाना, गांधीनगर में आ जाना। ठीक है, उसने कहा ठीक है। फिर कहा कि भाई गांधीनगर की गली नंबर 3 में आ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कहा कि गांधीनगर की गली नंबर 3 में आना और उसके बाद तुम कहाँ आ जाना, मकान नंबर 10 पर आ जाना। ठीक है, गांधीनगर की गली नंबर 3 में आके मकान नंबर 10 पे आ जाना। तो हम उसको क्या दे रहे हैं बेटा, हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने दोस्त को कि भाई देखो तुम ऐसा करना कि पहले गांधीनगर में आना, फिर तुम गली नंबर 3 में आना, फिर तुम मकान नंबर 10 में आना। तो हम उसे क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम उसे निर्देश दे रहे हैं। जब हम लोग निर्देश देते हैं बेटा तो इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी चीजें हैं भाई, बिंदु हैं, रेखाएं हैं, है ना, ये सारी चीजें होती है, तो इसलिए ज्यामिति की तो बात होगी होगी। अब निर्देश करने के लिए जिन हम अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, निर्देश करने के लिए हम अंकों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ये 3 है, 10 है ना। अब जो आपका फ्रेंड है वो क्या करेगा, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा गांधीनगर है, ऐसा मान लो। ये पूरा क्या है, ये पूरा मान लीजिए गांधीनगर है। अब वो मान लियो यहां से एंटर करता है स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में गलियां बनी हुई हैं कि भाई गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4, गली नंबर 5, गली नंबर 6, गली नंबर 7। इस तरीके से ये गलियां अंदर बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपने चूंकि उसको बोला है कि भाई जब तुम गांधीनगर में आना तो ये गली नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो वो क्या करेगा, वो आएगा फिर गली नंबर 3 पर सीधा। ठीक है, वो कहां पर आएगा, सीधा गली नंबर 3 पर आ जाएगा, यहाँ वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, अब आपने उसको बताया है कि भैया मकान नंबर 10 पर आ जाना। तो अब वो ये देखेगा कि मकान नंबर 10 कहाँ है, इस गली नंबर 3 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर है मकान नंबर 10। तो वो फिर अब अंदर आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें किसी चीज का पता बताना होता है, जैसे हमें अगर मान लो अपने ही घर का पता बताना था, तो मुझे 2 अंकों की जरूरत पड़ी और ये 2 अंक मैंने किस चीज के लिए प्रयोग किए, निर्देश देने के लिए प्रयोग किए। इसी को हम कहते हैं बच्चों निर्देशांक ज्यामिति। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया है अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके। ठीक है, और आई होप कि आप सभी बच्चों को ये समझ में आ भी गया होगा। आ गया ना सबको समझ में। अब अगर मान लो कि आप उसे ये ना बताते कि हाँ भाई कौन सी गली में आना है, कौन से मकान नंबर पे आना है, तो क्या वो आसानी से आपके घर आ सकता था? फिर वो तो भटकता ही रहता, है ना। वो पहले गांधीनगर में मान लो कहते अरे भैया गांधीनगर में है मेरा घर। अब गांधीनगर में कहाँ पर है भाई, ये तो बताओ। इतना बड़ा है गांधीनगर, तो गांधीनगर में कहाँ पर है, इतनी सारी गलियां हैं गांधीनगर में, इतने सारे, एक गली में कितने सारे मकान हैं। तो वो क्या हर एक गली में जा जाके हर एक मकान पे भटकता? नहीं। तो बच्चों अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं निर्देश देने के लिए।
इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं वो क्या है। देखिए प्रत्येक रेखा जो होती है, हर एक लाइन जो होती है, या वक्र कह लो या आकृति कह लो, बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और ये सभी बिंदु अपना पता रखते हैं। आप घर को एक बिंदु की तरह मान सकते हो। मान लो कि अगर मान लो कोई घर है तो उस घर को आप एक ऐसे पॉइंट की तरह बता सकते हो, एक बिंदु की तरह दिखा सकते हो, बता सकते हो। और हर एक जैसे घर का पता होता है ऐसे ही बिंदु का भी क्या होता है बच्चों, पता होता है। और कई सारे बिंदुओं को मिलाने से, जब हम क्या करते हैं, जब हम कई सारे बिंदुओं को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब जाकर के हमें क्या मिलती है, तब जाकर के हमें रेखा मिलती है, या कह सकते हो तब जाकर के हमें लाइन मिलती है, तब जाकर के हमें रेखा मिलती है। और या मान लीजिए कि कोई आपके पास आकृति है, जैसे ये कोई आपके पास वक्र है, ये आपके पास कोई वक्र है, या मान लो ये कोई आपके पास आकृति है, तो ये आकृति भी बच्चों बिंदुओं से मिलकर बनी है। ये जो आकृति है ना, ये भी क्या है, ये भी बच्चों बिंदुओं से मिलकर बनी है। इसमें कई सारे बिंदु हैं, ये देखिए इसमें क्या है बच्चों, कई सारे बिंदु हैं। ऐसे इसमें बच्चों कई सारे बिंदु हैं, और ऐसा नहीं है कि जो बिंदु मैंने दिखाए हैं केवल वही बिंदु हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, है ना। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाए भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बिंदु हैं। तो जो एक रेखा होता है या वक्र होती है या आकृति होती है, वो कई सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, और ये जो बिंदु होते हैं ये बिंदु अपना पता रखते हैं। इन बिंदुओं का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है। ठीक है, अब अगला क्या है, एक समतल पर किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हमें दो जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जैसे अभी हमें घर का पता बताना था तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी थी, एक गली नंबर और एक मकान नंबर, कि भाई गली नंबर क्या है और मकान नंबर क्या है। तो मुझे दो जानकारियों की जरूरत पड़ी थी। तो मैंने आपको ये भी तो बताया कि घर को आप एक बिंदु की तरह मानिए, और बिंदु का क्या होता है, एक पता होता है, और उस पते को बताने के लिए हमें कितनी जानकारियां चाहिए, हमें बच्चों दो जानकारियां चाहिए। हमें दो जानकारी पता होनी चाहिए, तब उसको हम कहते हैं कि भाई हमें दो जानकारियों की आवश्यकता पड़ती है, तो उससे हम अपने घर का पता बता सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगली जो चीज आती है वो आती है निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कि भाई निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें बताया किसने था। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमें रेने दकार्ते जी ने बताया था। एक बार ये जो रेने दकार्ते जी थे ये थोड़ा सा आलसी प्रवृत्ति के इंसान थे, मतलब इन वैसे काम करते थे ये, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लेटे लेटे काम करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। एक बार क्या हुआ कि ये अपने बेड पे लेटे हुए थे मस्त आराम से, और लेटे लेटे जो है सोच रहे थे कुछ कि भाई क्या है कैसे है। अब जब ये सोच रहे थे तो सोचते सोचते इन्होंने दीवार पर एक चींटी को चलते हुए देखा। इन्होंने दीवार पर एक चींटी को चलते हुए देखा, और इन्होंने उस चींटी को चलते हुए देखकर उस चींटी का पता लगाने की कोशिश की कि ये जो चींटी जब चल रही है तो इसकी स्थिति क्या है, जिसका पता क्या है, कहां पर है ये दीवार पर। अब यही सोचते सोचते इन्होंने जब सोचा तो इन्होंने एक इन्वेंट किया, और वो इन्वेंट क्या किया कि इन्होंने जो है हमें निर्देशांक पद्धति के बारे में बताया, जिसको हम कहते हैं कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमें बताया था, और इनका नाम है रेने दकार्ते। रेने दकार्ते, रेने दकार्ते नाम है इनका। ठीक है, अब इन्हीं के नाम पर, क्योंकि इन्होंने बताया था निर्देशांक पद्धति के बारे में, तो इनको सम्मान देने के लिए हमने क्या किया, जो ये निर्देशांक पद्धति थी इसको हमने कार्तीय पद्धति नाम दिया। क्या नाम दिया इसको हमने बच्चों, इसको हमने नाम दिया कार्तीय पद्धति। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें निर्देशांक होता है, कार्टेशियन सिस्टम भी कह सकते हैं इसको आप। और अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने हमें अक्षांश और देशांतर, जिसमें हम लोग जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, सॉरी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं,
भूगोल में पढ़ते थे, अक्षांश और देशांतर, उसी की पद्धति पर आधारित थी इनकी भी पद्धति कि भाई इतने अक्षांश इतने देशांतर, दो चीजें हम लोग वहां पे बात करते थे। उसी की तरह इन्होंने भी बताया कि भाई एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक एक्स निर्देशांक होगा और एक वाई निर्देशांक होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, निर्देशांक पद्धति कहेंगे। कि मतलब किसी बिंदु की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से कितनी दूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई क्या बताया था इन्होंने, है ना, कैसे बताया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी जो पहली प्रश्नावली है उसका पहला सवाल क्या है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे, मतलब जो आपकी स्टडी टेबल है, ये रही आपकी स्टडी टेबल, तो इस स्टडी टेबल पर यानी अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। अब आपका देखो, मान लो कि जो टेबल लैंप है वो कहाँ पे रखा है, यदि मान लीजिए कि वो जो टेबल लैंप है वो यहाँ कहीं पर रखा हुआ है, इस तरीके से, है ना, आपका जो टेबल लैंप है वो यहाँ कहीं पर रखा हुआ है। अब उस टेबल लैंप की जो स्थिति है वो आप कैसे बताएंगे, आप अपने दोस्त को या कोई और जो भी दूसरा व्यक्ति है उसको कैसे बताएंगे, इसका क्या तरीका होगा। तो आप कहेंगे कि भाई देखो अच्छा कैसे बताओगे, आप लोग बताओ, चलो कैसे बताना चाहोगे। मान लो कि उसे नहीं पता कि आपका जो टेबल लैंप है वो कहाँ पे रखा हुआ है, अंधेरा हो रहा है मान लो, अब मान लो लाइट चली गई है और वो अंधेरे में जाके ढूंढ रहा है। ठीक है, अब अंदाजे से वो ढूंढ रहा है कि हाँ भाई टेबल लैंप पे वो पहुंचा और टेबल लैंप पे उसने देखा भाई यहाँ पे पेन रखा हुआ है, यहाँ पर किताबें रखी हुई है, यहाँ पर कुछ और चीज रखी है, यहाँ कुछ और चीज रखी है, यहाँ कुछ और चीज रखी है। तो बताओ क्या करना चाहिए। तो अब क्या किया कि भाई जो टेबल लैंप है ना, उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमने उसको बताया कि तुम एक काम करना, जो बाईं तरफ है ना भाई, एक ये इसका क्या है, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है, ये हमने बताया। तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है टेबल का, तो हमने बताया कि देखो राइट साइड पर रखा है, हमने उसको क्या बताया, हमने उसको बताया कि देखो राइट साइड पे रखा है, राइट मतलब दाईं ओर रखा है, हमने ये बताया। फिर दाईं ओर भी, अब क्योंकि टेबल जो है काफी बड़ी है, देखो ना टेबल यहां से लेके यहां तक इतनी बड़ी है, तो दाईं ओर जो है वो कहां पे है, नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, किधर की तरफ रखा हुआ है, दाईं तरफ में भी वो कहाँ रखा हुआ है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो हमने उसको बताया कि देखो दाईं तरफ रखा हुआ है और नीचे की तरफ रखा हुआ है, ऊपर वाले कोने पे नहीं है, जो नीचे वाला कोना है, पहले वाला जो कोना है उस पे रखा हुआ है। ये जो पहले वाला कोना है ना यहाँ पे रखा हुआ है, बाद वाले कोने पे नहीं है, हमने उसको ये बता दिया। तो अगर हम ये चीज मतलब हमें अगर उसको बताना पड़ा तो हमें उसको दो चीजें बतानी पड़ी। अगर मुझे टेबल लैंप की स्थिति बतानी थी तो टेबल लैंप की स्थिति बताने के लिए मुझे उसे दो चीजें बतानी पड़ी कि भाई देखो दाईं तरफ रखा हुआ है और जो पहले वाला कोना है उस पे रखा हुआ है, ये मुझे दो चीजें बतानी पड़ी ना। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अब देखो उसे निर्देशित करने के लिए मान लो कि मुझे 2 अंक बताने पड़ते, मुझे निर्देशित करने के लिए उसे 2 अंक बताने पड़ते, तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति कहते। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक, बताओ बच्चों यहां तक क्लियर हुआ, इतना आगे सबको समझ में। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। देखो बेटा यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक सड़क योजना के बारे में बात चल रही है, एक प्लानिंग हो रही है, एक स्कीम बनाई जा रही है, किसके लिए, सड़क के लिए, रोड के लिए एक सड़क बनाई जानी है। अब उसमें कई सारी सड़कें बनाई जानी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नगर है जिसमें कितनी सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। तो 2 जो है बेटा मेन रोड्स हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। ये जो दोनों सड़कें हैं ये उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब उत्तर कहाँ ऊपर, दक्षिण कहाँ नीचे, और पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व इधर और पश्चिम इधर, मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो।
ये कुछ इस तरीके से है, देखो ये आपका हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये तो उत्तर दक्षिण हो गया। और ऐसे यानी कि ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका पश्चिम, पूर्व पश्चिम। तो ये दो तरीके से है, एक तो उत्तर दक्षिण दिशा में है और एक पूर्व पश्चिम दिशा में है, जो दोनों मेन सड़कें हैं, मेन रोड जो है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। जो बाकी सारी सड़कें हैं वो इन दोनों सड़कों के 200 मीटर की दूरी पर हैं और समांतर हैं। समांतर मतलब कुछ इस तरीके से होंगी, ऐसे, ये देखो कुछ इस तरीके से होंगी ये। तो ये जो है इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है, और ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सब एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक दिशा में लगभग कितने लड़के हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 लड़के हैं, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 लड़के हैं, और 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में, है ना, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, सॉरी लड़के नहीं सड़कें, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 क्या है, सड़कें हैं। ठीक है, 5 सड़क इधर हैं, 5 सड़क इधर हैं, 5 उधर हैं और 5 इधर हैं। अब कह रहे हैं नगर का एक मॉडल बनाइए। आपको क्या करना है बच्चों, नगर का एक मॉडल बनाना है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। ठीक है, और इसके बाद देखो फिर ये सारी कहानी दी गई है, फिर ये देखेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, नगर का एक मॉडल बनाना है, और आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, चौराहे हो सकती हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपके जो मॉडल आप बनाओगे उसमें कई सारे चौराहे हों, जाहिर सी बात है, हो सकता है। और विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो है वो 2 सड़कों से बनी है, जिनमें एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पूर्व पश्चिम। जो विशेष क्रॉस स्ट्रीट है मतलब जो मुख्य एक चौराहा है, एक जो मुख्य चौराहा है वो क्या है बच्चों, मुख्य चौराहा जो है वो एक उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम वाली जो सड़क है उससे बना है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, और यह एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। चलो सबसे पहले हम मॉडल बनाते हैं बेटा। आप कह रहे हैं इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, क्या ज्ञात करना है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 से माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो हमने यहां पर क्या किया, एक मॉडल बनाया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक हमने इस तरीके की एक रोड ले ली। ठीक है, एक ये आपकी मेन रोड हो जाएगी और एक आपकी ये मेन रोड हो जाएगी। ये आपकी 2 मेन रोड हो जाएंगी। ठीक है, ये आपकी 2 मेन रोड हो गई। अब ये जो 2 मेन रोड है, ये आपकी कौन सी दिशा है बेटा, ये आपकी पूर्व दिशा है। ये आपकी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, ये आपकी कौन सी दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है। ये आपकी पश्चिम दिशा हो गई, और ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी। ठीक है, और ये आपकी बच्चों दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, वो पूर्व दिशा हो गई, इधर पश्चिम हो गई, उधर ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। और इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब हमें जो दूसरी सड़कें हैं वो दिखानी है। तो उन्होंने कहा है कि इसके 200 मीटर की दूरी पर, और आपको एक इकाई जो है ना वो 200 मीटर के बराबर लेनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बाकी की सड़कें हैं वो दिखाई। कितनी दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर। एक ये हो गई, ठीक है, और फिर एक ये हो जाएगी,
और एक ये हो जाएगी, ये आप स्केल से खींचेंगे बेटा, एक ये हो जाएगी और एक आपकी ये हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हर एक दिशा में 5-5 सड़कें हैं, तो 1 2 3 4 5, और ये सारी क्या है, इसके समांतर हैं। ये सारी क्या है, ये सारी सड़कें समांतर हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद क्या किया, 5 सड़कें इधर की तरफ भी बना लेते हैं, 200 मीटर की ही दूरी पर बनानी है। 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, और ये हो गई 4, और ये हो गई बेटा 5, ठीक है। अब यहां पर भी हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, सारी की सारी समांतर है। इसके बाद बच्चों अब अगली सड़कें दिखाते हैं। अगली सड़कें कौन सी हमारी, जो कि हमारी ये पूर्व और पश्चिम वाली सड़क है, मेन रोड जो है पूर्व पश्चिम वाली, इसके जो समांतर है, पूर्व पश्चिम वाली के जो समांतर है। तो एक तो ये हो जाएगी, ठीक है, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है, और एक ये हो गई, ठीक है, और ऐसे ही नीचे की तरफ एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ठीक है। अभी मैंने 4 ही खींची है, आप 5-5 खींच लेंगे। अब इन्होंने कहा है कि यहां पर आपको क्या मिलता है, एक मुख्य चौराहा मिलता है, एक मुख्य चौराहा मिलता है। मुख्य चौराहा कहां पे मिल रहा है भाई, मुख्य चौराहा मिल रहा है वहां पे, उस बिंदु पे जहां पर, मुख्य चौराहा कहां पे मिल रहा है, जहां पर आपकी पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण वाली जो सड़क है, पूर्व पश्चिम वाली और उत्तर दक्षिण वाली जो मेन रोड है जिस पर वो मिल रही है, तो ये यहां पर है बेटा, इस जगह पर, ये देखो ये यहां पर है, ठीक है। चलिए, और आपको बाकी बहुत सारे चौराहे मिल भी रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, ध्यान से सुन लीजिए, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क कहां जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में कौन सी सड़क, दूसरी सड़क, तो दूसरी सड़क कौन सी है उत्तर दक्षिण दिशा में, बताओ, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ठीक है। और क्या कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, और ये कहां पर मिलती है, एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे, ठीक है। दूसरी सड़क कौन सी दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, तो ये हो गई पहली सड़क, ये हो गई दूसरी सड़क, ठीक है। और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में 5वीं सड़क, तो ये है आपकी पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, एक और ऊपर से जाएगी, एक सड़क और ऊपर से खींच देते हैं भाई, है ना, ये कुछ इस तरीके से मान लो ये वाली है, ठीक है। और यहां पर इसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाता हुआ नजर दिखा देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है। ये हम क्या बना रहे हैं बच्चों, ये हम रोड मैप बना रहे हैं, ये हम सड़क योजना बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये हो गया, तो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क कौन सी दिशा में, बताओ, 5वीं सड़क जो है वो पूर्व पश्चिम दिशा में। तो देखो 5वीं सड़क आपको देखनी है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो ये एक दूसरी यहां हो गई और 5वीं यहां हो गई, यानी कि ये वाला जो आपका चौराहे वाला बिंदु होगा, ये वाला, इस चौराहे वाले बिंदु को आप क्या कहोगे, 2,5 कहोगे। उस चौराहे वाले बिंदु को क्या कहोगे बेटा, 2,5, यहां पर ये है आपका 2,5, ठीक है। अब अगला क्या है, अब कह रहे हैं कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 और कितनी को 3-4 माना जा सकता है। तो भाई जैसे 2-5 वाली केवल एक चौराहा है, क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है चौराहा, तो जैसे 2-5 वाला केवल एक चौराहा है, ऐसे ही 4-3 वाला भी एक चौराहा होगा। 4-3 का मतलब क्या है कि भाई
जो आपकी पूर्व पश्चिम दिशा में सड़क जा रही है वो है चौथी सड़क, है ना। तो देखो 1 2 3 4, और 3 का मतलब है कि कौन कौन सी, 1 2 3, यानी कि ये वाला जो होगा, ये वाला जो आपका चौराहा होगा, ये कौन सा होगा, ये आपका चौराहा होगा 4 3। ठीक है, फिर ऐसे ही 3,4 है। 3,4 का मतलब है कि पहली दूसरी तीसरी सड़क, ठीक है, ये पहली सड़क, ये दूसरी, ये तीसरी। और 4 का मतलब क्या है कि भाई 1 2 3 4, यानी कि ये वाला बिंदु होगा, ये वाला चौराहा हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, 3,4, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके चौराहे आपको मिल गए। ठीक है, ये आपको क्या मिल गए बेटा, चौराहे मिल गए। ठीक है, एक आपको यहां मिल गया चौराहा, और एक आपको यहां पे मिल गया चौराहा। ये आपको 2 चौराहे मिल गए। ठीक है, तो ये चीज है। इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि आप अगर इन तीनों को मिलाएं तो आपको एक और रोड, एक रेखा मिल सकती है। ये है आपका बच्चों सड़क का मैप, या कह सकते हो सड़क योजना। ठीक है, किसी नगर के लिए ये क्या है, सड़क योजना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सड़क योजना। ये आपकी सड़क योजना हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो ये बीच वाला मेन चौराहा है, इसको हम क्या कहते हैं, अभी हम बात करेंगे। जो ये बीच वाला मेन चौराहा है, इसको हम क्या कहते हैं। तो बेटा ये जो आपकी पूर्व पश्चिम वाली रेखा है, इसे क्या कहते हैं, और जो ये उत्तर दक्षिण वाली रेखा है, इसे क्या कहते हैं, इन दोनों को भी देखते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं बच्चों, और बात करते हैं किसके बारे में, एकक दूरी के बारे में। क्या होती है बच्चों एकक दूरी। देखो, जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, आप देखिए जितनी दूरी 1 से 2 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 2 से 3 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 3 से 4 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 4 से 5 के बीच में। जो हमारी एक संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम एक एकक दूरी कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा, जहां आपका 0 होता है, 0 को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, या इंग्लिश में कह देते हैं ऑरिजिन। इसको हम ऑरिजिन भी कह देते हैं, मूल बिंदु, या इसको हम ऑरिजिन भी कहते हैं। तो चाहे उधर चल लो या इधर की तरफ चल लो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमागत, 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की जो दूरी है बेटा, उसको हम एकक दूरी, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक दूरी, यानी कि यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। चलिए इसके बाद अगला क्या है बेटा, अब ये दो जो 2 रेखाएं होती हैं, ये 2 रेखाएं अलग अलग किस किस तरीके से हो सकती है। मैंने आपको बताया ना, एक पूर्व पश्चिम वाली रेखा और एक उत्तर दक्षिण वाली जो रेखा है, ये दोनों रेखाएं किस किस तरीके से हो सकती हैं। आप देखो, ये ऐसे भी हो सकती हैं, ये इस तरीके से भी हो सकती हैं, और ये इस तरीके से भी होती हैं। और इनके बीच का जो ये कोण है बच्चों, ये कितना है, 90 डिग्री है, मतलब लंबवत रेखाएं हैं। दोनों की दोनों क्या है बच्चों, लंबवत रेखा है। मतलब 2 हमारे पास क्या है, संख्या रेखा है जो एक दूसरे के लंबवत है। अगर मैं एक संख्या रेखा को दूसरी संख्या रेखा के बिल्कुल लंबवत रख दूं, ऐसे, है ना, ये एक संख्या रेखा मेरी ये हो गई, और इस संख्या रेखा पर मैं दूसरी संख्या रेखा को बिल्कुल इसके लंबवत रख दूं, तो 2 संख्या रेखा जो लंबवत काटती हैं एक दूसरे को, उससे हमें मिलता है बच्चों कार्तीय तल। उससे हमें क्या मिलता है, कार्तीय तल मिलता है। और कार्तीय तल से हमारे पास बिंदु आता है, और बिंदु से फिर हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आते हैं। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास ये संख्या रेखा हो गई। अब ये ऐसे जमीन के सहारे लेटी हुई है। जो रेखा हमारी जमीन के सहारे लेटी हुई होती है, उसको हम कहते हैं बच्चों क्षैतिज संख्या रेखा। ये आपकी क्या है, क्षैतिज संख्या रेखा। ये आपकी क्षैतिज संख्या रेखा है, क्योंकि ये जमीन के सहारे लेटी हुई है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। और फिर दूसरी होती है बच्चों हमारी ऐसे खड़ी हुई संख्या रेखा। तो जो ये हमारी ऐसी खड़ी हुई संख्या रेखा होती है, इस पे भी देखो बीच में क्या है, 0,
ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो 1 2 3 4 मतलब धनात्मक संख्याएं मिल रही हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सारी ऋणात्मक संख्याएं मिल रही है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो जो ये खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, यानी कि वर्टिकल नंबर लाइन। ठीक है, अब इन दोनों को बच्चों हमने नाम दे रखा है। जो हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है इसको हम कहते हैं बच्चों एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, जो हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है उसको हम कहते हैं बच्चों वाई अक्ष। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाई अक्ष, जो ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज क्या आती है बच्चों, नेक्स्ट आता है चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी कैसे होता है, देखो बेटा हमारे पास कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल कैसे बनता है, जब हम संख्या रेखाओं को, कौन कौन सी संख्या रेखाओं को, एक हमारे पास कौन सी संख्या रेखा है, एक हमारे पास जो है वो क्षैतिज संख्या रेखा है और एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा है। ये हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा हो गई और ये हमारी क्या है, ये हमारी बच्चों क्षैतिज संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारी क्षैतिज संख्या रेखा है। तो जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संख्या रेखा को एक दूसरे पर इस प्रकार रखा जाता है कि उनके बीच का जो ये कोण है, उनके बीच का जो ये कोण है वो कितना हो, उनके बीच का ये कोण अगर 90 डिग्री का कोण है, ये कोण अगर कितना है बच्चों, 90 डिग्री का कोण है, मतलब लंबवत है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है बच्चों, इससे हमें कार्तीय तल मिलता है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है ये कितना है, ये आपका 1 हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, देखो एक पॉइंट ये हो गया, फिर एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पे, 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 फिर एक पॉइंट ये हो गया यहाँ पे। इस तरीके से इधर की तरफ पॉइंट्स बना देते हैं और इस तरीके से इधर की तरफ भी पॉइंट्स बना देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये ये और ये। ठीक है, और ऐसे ही क्या करते हैं बच्चों, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे ही नीचे की तरफ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट्स दिखा दिए। अब इनके हम नंबर भी लिख देते हैं, जो इनके नंबर हैं वो लिख दीजिए। ठीक है, नंबर क्या क्या है कि भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। ठीक है, इधर की तरफ चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और एक और लिख दो चलो माइनस का 7। और ऐसे ही नीचे की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बेटा। अब आपका यहाँ पर एक कौन सा बिंदु है, चौराहे वाला बिंदु है। तो बेटा जो चौराहे वाला बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, बात ये आती है कि जो ये आपका चौराहे वाला बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, चौराहे वाले इस बिंदु को क्या कहा जाता है, ये जो चौराहे वाला बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं, बताइए, इस चौराहे वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं। तो ये जो बीच में चौराहा है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, बताइए। ये जो बीच में चौराहे वाला बिंदु है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इस चौराहे वाले बिंदु को, इसको हम कहते हैं बच्चों मूल बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। किसको मूल बिंदु कहते हैं, जो बेटा ये आपका चौराहे वाला बिंदु होता है इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये जो है
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। ठीक है, और एक आपका क्या है, ये इधर की तरफ आपका एक्स अक्ष है, इधर की तरफ आपका क्या है बच्चों, एक्स अक्ष। ठीक है, और ये जो है बेटा आपकी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। एक आपका एक्स अक्ष हो गया और एक आपका वाई अक्ष हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है, अब इनके बच्चों हमें चिन्ह बताने हैं। तो चिन्ह बताने के लिए देखो, ये इधर की तरफ होता है प्लस का, है ना, ये ऊपर की तरफ प्लस का होता है, और ये इधर की तरफ होता है माइनस का, और ये इधर नीचे की तरफ होता है माइनस का। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर कोई बिंदु, बेटा इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। इस पूरे को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे को हम कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल कहते हैं इसको, पूरे को हम। ठीक है, इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल। अब अगर कोई बिंदु है, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि प्यारे बच्चों जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं, इसको आपको कहते हो एक्स निर्देशांक और आप कहते हो वाई निर्देशांक। मान लो कोई बिंदु है आपका जिसके निर्देशांक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखे जाते हैं तो उसमें उसका पहले एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, और फिर क्या लिखा जाता है, फिर उसमें उसका वाई निर्देशांक लिखा जाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब लिखे जाते हैं तो उसमें पहले उसका एक्स निर्देशांक लिखा जाता है, फिर उसमें उसका वाई निर्देशांक लिखा जाता है। जो एक्स निर्देशांक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को कहते हैं बच्चों हम उसका क्या, भुज। एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं बिंदु का भुज। ठीक है, और वाई निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम कहते हैं बच्चों बिंदु की कोटि। ठीक है, क्या कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम बिंदु की कोटि। ठीक है, एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को कहते हैं कोटि। समझ में आ रहा है सबको, इतना सबको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब कुछ सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखो जो मूल बिंदु होता है, अब ये इधर की तरफ चलते हैं तो शुरुआत तो कहां से होती है, 0 से। तो जो मूल बिंदु होता है बेटा, इसके निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। क्यों होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0? क्योंकि ये वाली जो आपकी संख्या रेखा है इस पे यहाँ पे 0 होगा बीच में, और जो ये आपकी ये वाली संख्या रेखा है इस पर भी यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है ना। और अभी हम बात करेंगे अलग अलग चतुर्थांश की, किसमें कैसे चिन्ह होते हैं किसी बिंदु के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली का, या जो आपकी अभ्यास प्रश्नावली का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा है कि बिंदु बी का जो भुज है और कोटि है वो क्रमशः डैश और डैश है, अतः बी के निर्देशांक डैश कॉमा डैश है। तो यहाँ पर बेटा एक डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कहाँ है आकृति, ये रही। इस आकृति को देखकर हमें इन्हें पूरा करना है। तो बिंदु बी के लिए बात चल रही है। बी कहां पर है बेटा, देखो ये रहा बी यहाँ पर। अगर बी के लिए बात करूं तो देखो एक्स अक्ष ही आपका क्या होगा, भुज होगा। तो जो एक्स निर्देशांक है इसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा वाई निर्देशांक के लिए। ठीक है, तो जब आप एक्स के लिए नीचे आए तो 4 पर आए, वाई के लिए आए तो कहां पर आए, 3 पर आए। तो 4,3 बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी कि भुज कितना है, 4, और कोटि कितनी है, जो वाई निर्देशांक है वो कितनी है बेटा, 3। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि ये 4 है और ये 3 है। तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4,3 हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक्स और फिर वाई। उसके बाद बेटा बिंदु एम के निर्देशांक देख लेते हैं। एम कहां पर है बच्चों, यस एम कहां है, ये रहा देखो एम। तो इसके एक्स निर्देशांक के लिए मुझे एक्स अक्ष पर आना पड़ा, तब मैं कहां पर आया, तब मैं -3 पर आया। और वाई निर्देशांक के लिए मुझे कहां पर जाना पड़ा, 4 पर जाना पड़ा। तो मतलब ये कि एक्स है इसका -3 और वाई है इसका 4, भुज है इसका -3 और कोटि है इसकी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भुज कितना है इसका -3, कोटि है इसकी 4। तो ये हो जाएगा आपका -3,4। ठीक है, फिर अगला क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक और एस के निर्देशांक। तो एल देखते हैं अब कहां पर है। एल देखो ये रहा, इसके एक्स निर्देशांक के लिए मुझे एक्स अक्ष पर आना पड़ेगा। तो
तो जब मैं एक्स अक्ष पर आया तो मुझे -5 मिला, यही इसका क्या है, भुज। और कोटि के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, वाई अक्ष पर। जब मैं वाई अक्ष पर आया तो मैं कहां पर आया, -4 पर। इसका मतलब इसकी कोटि कितनी है, -4। तो इसका भुज है -5, कोटि है -4, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया, -5, -4। ठीक है। बिंदु एस का एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एस बिंदु जो है इसका एक्स निर्देशांक के लिए मुझे एक्स अक्ष पर आना पड़ा, तो मैं कहां पर आया, 3 नंबर पर। और वाई निर्देशांक के लिए मुझे इस पर कहां पर आना पड़ा, वाई अक्ष पर आना पड़ा, तो मैं कहां पे आ गया, -4 पे। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3, -4। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4। तो आप क्या लिखेंगे, 3, -4। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों चतुर्थांश के बारे में मैंने आपको बताया। तो चतुर्थांश के अब जो अगर चिन्ह है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि अब देखिए ये जो चतुर्थांश है इसको हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है उसके चिन्ह कैसे होंगे, दूसरे में कोई बिंदु है तो उसके चिन्ह कैसे होंगे, तीसरे में अगर कोई बिंदु है तो उसके चिन्ह कैसे होंगे। देखो जो बेटा पहला चतुर्थांश है आपका ये वाला, इसमें पहले x आएगा और फिर क्या आएगा, y आएगा। तो पहले x आएगा तो वो होगा प्लस, फिर y आएगा तो वो भी कैसा होगा, प्लस। तो ये तो हो गए प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले के। तो दूसरे वाले में देखो पहले x वाला लिखा जाएगा। तो x कौन सा है, पहले माइनस, मैंने बताया ना पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। अच्छा इसमें फिर y वाला लिखोगे तो y का चिन्ह कौन सा है, यहां पर प्लस का है। तो ये हो गए दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह। अब बात करते हैं तीसरे वाले के। बेटा तीसरे में पहले x लिखा जाएगा, इधर से आपका क्या आएगा, माइनस, और फिर y लिखा जाएगा, y भी कैसा है, माइनस। तो ये हो गए तीसरे चतुर्थांश के चिन्ह। इसके बाद आते हैं बेटा चौथे चतुर्थांश पे। जो चौथा चतुर्थांश है इसमें क्या होगा, पहले x आएगा तो वो रहा x का चिन्ह कैसा, प्लस का, और फिर y आएगा तो y का चिन्ह कैसा है, माइनस का। ये हो गए आपके प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ गया सबको। यहां पर हम लिख देते हैं कि कौन सा चतुर्थांश है। ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, ठीक है, और ये है आपका दूसरा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी मतलब चिन्ह कैसे लगने हैं किसी बिंदु के। ठीक है, किसी भी बिंदु के चिन्ह कैसे लगने हैं ये आपको यहां पर बताया गया है। ठीक है, और इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन सबको हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं इन सबको हम, इन सबको हम कहते हैं चतुर्थांश। इन सबको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन सबको हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश कहते हैं इनको हम। ठीक है, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्विज करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्विज करते हैं फटाफट। क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा बेटा पहला सवाल। किसी बिंदु के निर्देशांक क्या है, 4,7 है, तो x अक्ष से इसकी दूरी क्या है। अब देखिए बताइए जल्दी से, किसी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 4,7 है, तो इसकी x अक्ष से दूरी क्या है, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी बिंदु की x अक्ष से लांबिक दूरी 3 इकाई है और वह बिंदु x अक्ष के नीचे कहां पर है,
वह बिंदु एक्स अक्ष के नीचे है तो उस बिंदु की कोटि यानी कि वाई नियामक क्या होगा। नियामक का मतलब है बेटा निर्देशांक क्या होगा, उस बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितनी है, 3 इकाई है किसी बिंदु की। चलिए प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं। देखो पहला सवाल क्या था, यहां पर हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें क्या कहा गया है, किसी बिंदु की एक्स निर्देश मतलब निर्देशांक दिया है कितना 4,7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, यानी कि ये यहां कहीं पर होगा ये बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये बिंदु कहां पर होगा, यहां पर होगा 4,7। ठीक है, अब क्या है बेटा कि आपसे पूछिए एक्स अक्ष से दूरी, तो यही तो है आपका एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष से इसकी दूरी यही तो होगी, यही तो है इसकी एक्स अक्ष से दूरी। और ये दूरी अगर आप इधर की तरफ आओ तो कौन सी दूरी है, जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी है, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 7। तो जब भी कभी आपसे किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आप उसका वाई निर्देशांक बता देंगे, है ना, इसको लिख लो। जब कभी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछेंगे, जब कभी आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछेंगे तो आप उसका क्या बताएंगे, वाई निर्देशांक बताएंगे, उसका आप वाई निर्देशांक बताएंगे। और जब आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी, जब आपसे वाई अक्ष से दूरी पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, तब आप उस बिंदु का एक्स निर्देशांक बता देंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना। अब जैसे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो ये आपका बिंदु है 4,7, इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, जो इस बिंदु का वाई निर्देशांक है। अब यहाँ पर वाई निर्देशांक कौन है, ये 4 जो है ये तो एक्स निर्देशांक है, 7 जो है क्या है वाई निर्देशांक है, यही हो जाएगी आपकी एक्स अक्ष से दूरी। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या सही है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें कहा गया था कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, देखो ये आपका कोई बिंदु है जिसकी एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितनी है, 3 इकाई है, 1 2 3। हाँ भाई यहां पर है ये कोई बिंदु, तो इससे इसकी जो लांबिक दूरी है वो कितनी है, 3 इकाई है। ठीक है, इससे इसकी लांबिक दूरी कितनी है, 3 इकाई, यहां पे है ये कोई बिंदु। अब ये कह रहे हैं कि वह बिंदु एक्स अक्ष के नीचे है, मतलब ऊपर की तरफ नहीं है, वो नीचे की तरफ है। ठीक है, नीचे की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया -1 -2 -3, 1 2 3। तो कहां पर है वो, यहां कहीं पर है वो बिंदु, इस जगह पर है वो बिंदु P डैश मान लो। तो ये एक्स अक्ष के कहां है, नीचे है। ये आपका कौन सा अक्ष है बेटा, ये आपका एक्स अक्ष है, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका वाई अक्ष है। ठीक है, तो जो आपकी दूरी है, जो आपका वो बिंदु है वो एक्स अक्ष के नीचे है और 3 इकाई दूरी पर है, 1 2 3 इकाई दूरी पर है। तो कह रहे हैं कि उस बिंदु का वाई नियामक यानी कि उस बिंदु की कोटि क्या है, क्या है बेटा उस बिंदु की कोटि। वाई नियामक का मतलब वाई निर्देशांक। बेटा यहां पर वाई निर्देशांक कितना आ रहा है, यही तो है इसका वाई निर्देशांक, जो कि कितना है, इसका वाई निर्देशांक है -3। तो आपका यानी कि सी विकल्प सही है। इस बिंदु का वाई निर्देशांक कितना होगा बेटा, -3 होगा। ठीक है, सबको आया समझ में। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा व्यवहारिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति, एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.1 का हल, निर्देशांक पद्धति और चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, और बेटा आज का होमवर्क मैंने आपको ऐप पर दे दिया, जाकर आप कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम अपनी एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2 का हल सीखेंगे। तो मिलते हैं।